तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन के साथ। जब भी कोई टीवी सीरीज, जब भी कोई मूवी या जब भी कोई आर्ट फॉर्म रामायण या महाभारत पर आधारित होती है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए? उसमें ऐसी कौन सी चीज है जिसका होना बहुत जरूरी है, जिसके बिना वो आर्ट फॉर्म अधूरी है? तो आप में से कई सारे लोगों का आंसर होगा कि वो वाल्मीकि कृत रामायण या वेद व्यास कृत महाभारत के बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। उसमें ऐसा कोई भी इंसिडेंट या कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए जो आर्टिस्ट ने अपने मन से डाली हो। कई सारे लोगों का आंसर होगा कि वो वही मैसेज हमें प्रोवाइड करवाए जो रामायण और महाभारत हमें देना चाहती है, वो वही ज्ञान हमें प्रोवाइड करवाए जो रामायण और महाभारत में वर्णित है, मेंशन्ड है। बट अकॉर्डिंग टू मी ये सारी चीजें सेकेंडरी चीजें हैं। जो सबसे प्राइमरी चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके बिना वो आर्ट फॉर्म अधूरी है, वो चीज है सेम इमोशंस। भगवान श्री कृष्ण के लिए या प्रभु श्री राम के लिए जो इमोशंस हमें वाल्मीकि कृत रामायण को पढ़ने के बाद आते हैं या वेद व्यास कृत महाभारत को पढ़ने के बाद आते हैं, उन इमोशंस का 0.1% इमोशन भी अगर किसी आर्ट फॉर्म से आने लगे तो वो आर्ट फॉर्म सक्सेसफुल है। लेकिन इस कार्य को वही आर्टिस्ट कर सकता है जिसकी आत्मा का रामायण और महाभारत बहुत बड़ा हिस्सा हो, जिसके जीवन का रामायण और महाभारत बहुत बड़ा हिस्सा हो। 1992 में इस कार्य को कर दिखाया था युगो साको ने अपनी बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम के द्वारा। तो आज इस वीडियो में हम इस मूवी के बारे में डिटेल में बात करेंगे और बात करेंगे इस मूवी के एक छोटे से अपडेट के बारे में। तो इस बारे में बात करते हैं। तो जिस तरह से ये मूवी बनी है, जिन जिन परिस्थितियों से ये मूवी गुजरी है, जितनी कंट्रोवर्सीज इस मूवी पर हुई है, उन सब चीजों के ऊपर एक सेपरेट मूवी बन सकती है। युगो साको जी ने इस मूवी को बहुत ही मेहनत से बनाया था। स्टार्टिंग से बात करते हैं। युगो साको जो कि एक जापानीज डायरेक्टर और एक स्क्रीन राइटर थे, 1883 में वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में एक डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहे थे, जिस डॉक्यूमेंट्री का नाम था दी रामायण रेलिक्स। इस डॉक्यूमेंट्री पर काम करने के दौरान उन्हें रामायण के सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में पता चला, रामायण की पूरी स्टोरी के बारे में पता चला, और ये स्टोरी उन्हें इतनी ज्यादा पसंद आ गई, इस स्टोरी ने उनके जीवन पर इतना गहरा असर डाला कि उस समय उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि एक ना एक दिन मैं इस स्टोरी पर एक मूवी अवश्य बनाऊंगा, एक ना एक दिन मैं रामायण पर एक मूवी अवश्य बनाऊंगा। लेकिन वो रामायण पर एक एनिमेटेड मूवी बनाना चाहते थे। इसके पीछे कारण युगो साको जी ने यह बताया था कि प्रभु श्री राम भगवान है और भगवान की छवि को एक एक्टर के द्वारा उतारना बहुत ज्यादा टफ है। जो इमोशंस युगो साको जी के मन में प्रभु श्री राम के लिए हैं, उन्हीं इमोशंस को स्क्रीन पर उतारना एक एक्टर के लिए बहुत कठिन कार्य है। इसलिए वो हमेशा से इस मूवी को एनिमेटेड बनाना चाहते थे, न कि किसी एक्टर के साथ। अपनी इसी इच्छा को सत्य में बदलने के लिए युगो साको जी ने रामायण पर रिसर्च करना शुरू किया। उन्होंने रामायण के 10 अलग अलग वर्जन्स जापानीज में पढ़े, इस बारे में कई सारे स्कॉलर से बात की, कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट से बात की, कई सारे भारतीय विद्वानों से बात की। अपने जीवन के अराउंड 6 to 7 ईयर्स उन्होंने इसी रिसर्च को दी, और जब उनकी रिसर्च कंप्लीट हो गई, जब उन्हें अपनी रिसर्च से सेटिस्फेक्शन मिल गई, उन्होंने 1900 में राम मोहन जी के साथ, जो कि एक इंडियन एनिमेटर है, इस फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया। इस मूवी में अराउंड 450 एनिमेटर्स ने मिलकर काम किया था, जिसमें इंडियन एनिमेटर्स भी थे और जापानीज एनिमेटर्स भी थे। जितने भी इंडियन एनिमेटर्स थे वो जापानीज एनिमेटर्स को भारतीय संस्कृति के बारे में बताते थे, भारतीयों के रहन सहन, उनकी चाल ढाल, उनके खान पान के बारे में बताते थे, ताकि जापानीज एनिमेटर्स इन सब चीजों को ध्यान में रखकर इस मूवी को एनिमेट करें। लेकिन स्टोरी यहाँ एंड नहीं होती। इंडियन एक्सप्रेस को जैसे ही बात पता चली कि रामायण पर एक एनिमेटेड मूवी बन रही है, वो भी एक जापानीज डायरेक्टर के द्वारा, उन्होंने हैंड टू हैंड इस पर एक आर्टिकल लिख दिया। उन्होंने इस आर्टिकल में लिखा कि एक नई तरह की रामायण फिल्म बन रही है, जिसे एक इंटरनेशनल डायरेक्टर बना रहे हैं। इस आर्टिकल को इस तरह से लिखा गया था कि भारतीयों के मन में इस मूवी से रिलेटेड कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो गई, कई सारी गलतफहमियां पैदा हो गई, और इन्हीं गलतफहमियों के कारण उन्होंने इस मूवी के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि विश्व हिंदू परिषद ने इस मूवी को बंद करने के लिए युगो साको जी को एक नोटिस भेज दिया। युगो साको जी को जैसे इस बारे में पता चला, उन्होंने हैंड टू हैंड विश्व हिंदू परिषद से मीटिंग की। उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ भी नहीं बना रहे जिससे भारतीयों के सेंटिमेंट्स को हर्ट हो। और जहां तक बात रही एनिमेशन की, तो एनिमेशन जापान में एक बहुत सीरियस आर्ट है। स्टार्टिंग में तो गवर्नमेंट ने इस चीज को स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में जाकर यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि आप रामायण पर कोई कार्टून नहीं बना सकते। और आज तक इस चीज का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। अगर रामायण पर कोई पेंटिंग बनती है तो वो आर्ट है, लेकिन अगर वो पेंटिंग मूव होने लग जाए तो वो एक कार्टून है। और इन सब चीजों के कारण ये मूवी 1992 में बन तो गई, लेकिन ये कभी भारत में रिलीज ही नहीं। ये पूरे विश्व में रिलीज हुई, लेकिन भारत में रिलीज नहीं हुई। जिस देश के इतिहास पर ये मूवी बनी थी, उसी देश में ये कभी रिलीज ही नहीं हुई। कुछ समय बाद ही कुछ टीवी चैनल्स पर रिलीज हुई, और कई सारे भारतीयों ने जब इसे देखा तब उन्हें समझ में आया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी इस मूवी को नकार कर। उन्होंने कितनी बड़ी आर्ट को मिस कर दिया। ये मूवी अपने आप में बहुत औसम थी। इस मूवी के डीप डायलॉग से लेकर इसके मन को शांत करने वाले म्यूजिक तक, इस मूवी में हर चीज परफेक्ट थी। अब जितनी बार इस मूवी को देखते हैं, उतनी बार इसे वापस देखने की इच्छा आपकी बढ़ जाती है। और यही सेम चीज तब होती है जब हम तुलसीदास कृत रामचरितमानस को पढ़ते हैं या भागवत पुराण को पढ़ते हैं, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीज एक समय तक ही सुख देती है, लेकिन स्पिरिचुअल चीज हर समय सुख देती है, बार बार सुख देती है। इस मूवी के ज्यादातर किरदार हृदय से इतने शुद्ध थे कि उन्हें देखकर आपका मन शांत हो जाता है। इवन वानर सेना का भोलापन देखकर, वानर सेना की प्रभु श्री राम के लिए भक्ति देखकर आपका मन अवश्य शांत हो जाएगा। इस मूवी को इस तरह से बनाया गया था कि यह हमें रामायण के युग में ले जाने में सफल होती है, प्रभु श्री राम के समय में ले जाने में सफल होती है। बट सैडली इतनी क्वालिटीज होने के बाद भी ये मूवी कभी भी भारत के थिएटर्स में रिलीज ही नहीं हुई।
पर जीवन ने हमें दोबारा अवसर दिया है। ये मूवी रिलीज हुई थी 1992 में और इसका 4K रिमास्टर्ड वर्जन रिलीज हो रहा है इसी साल 2022 में, जिसका ट्रेलर कुछ ही समय पहले इसके ऑफिशियल चैनल पर अपलोड हो चुका है। इस दूसरे अवसर को हमें गंवाना नहीं है, इस मूवी को वो सम्मान दिलाना है जो ये हमेशा से डिजर्व करती है। अगर इसके 4K वर्जन को थोड़ा सपोर्ट करने से इसका 4K वर्जन OTT प्लेटफॉर्म्स में रिलीज हो पाता है या थिएटर्स में रिलीज हो पाता है तो इसे वो सम्मान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके इसके 4K वर्जन को सपोर्ट कीजिए, ताकि जितनी मेहनत युगो साको जी ने इस मूवी पर की थी उतना ही प्रेम भारतीयों की तरफ से इस मूवी को मिल सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है इस वीडियो का मोटिव आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो का मोटिव समझ में आया और अगर आपको लगता है ये मोटिव और तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर दे। मैं मिलता हूं आप सबसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।